हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब पर। तो हम पढ़ रहे हैं खून का टीका, जो यादवेंद्र शर्मा चंद्र का राणा हम्बीर के जीवन पर लिखा गया एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें बताया गया है कि राणा हम्बीर किस प्रकार समस्याओं से लड़ते हुए चित्तौड़ का पुनरुद्धार करता है। इसीलिए राणा हम्बीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अब राणा हम्बीर की जो कथा है दोस्तों, वो चित्तौड़ की स्वतंत्रता की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर उसने मालदेव की रानी, मालदेव की जो पुत्री है, उससे विवाह कर लिया है और उसके बाद में उसके जो कूटनीतिक सेवक था मौजीराम, उसको भी अपना चाकर बना लिया है। अब मौजीराम और जो रानी है, दोनों ही चित्तौड़ की स्वतंत्रता के लिए राणा के साथ में हो गए हैं। अब यहाँ से दोस्तों चित्तौड़ को हस्तगत करने का संग्राम है वो शुरू होगा। तो चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं। इससे पहले यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जल्दी कीजिए। कुछ ही दोस्तों जहाँ पर आपको सभी कक्षाओं की जो PDF है, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो नाटक उपन्यास हो, दोस्तों कोई भी आपकी जो भी है, सारे क्वेश्चन आंसरों की जो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल पाया करेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कक्षा की। आशा है कि आपको ये पसंद आ रही होंगी। प्रातःकाल के सूर्य के प्रथम दर्शन के पश्चात हम्बीर पुनः शयन कक्ष में गए। धवल उज्ज्वल प्रक्षदपट चादर पर रानी सोई हुई थी। ठीक है। निद्रा में उसकी तन्वी अंगलता झीने वस्त्रों में बड़ी मनोहारी लग रही थी। अविकसित पलक प्रसून अपनी प्रभाश्री बिखेर रहे थे। स्वाभाविष्ट सुख में प्राणी की तरह वह मुस्कुरा रही थी। हम्बीर ने दासी को पुकारा। दासी ने आकर कहा, बढ़ो हुक्म, यानी कि राणा जी क्या आपका हुक्म है। हम्बीर ने कहा, रानी सा जग जावे तब हमारा उन्हें प्रणाम कह देना। दासी ने उन्हें अर्थभरी दृष्टि से देखा, पर वह इस प्रभात का परिणाम का रहस्य नहीं जान पाई। मंत्रणा गृह में पहुँचते ही उसने मौजीराम को यह शुभ संवाद पहुँचाया। मौजीराम के अधरों पर सदा की तरह वही रहस्य भरी मुस्कान धावित हो गई, यानी कि दौड़ गई। अपने नेत्रों को ऊपर की ओर उठाकर वह बोला, विजयश्री स्वयं हमारे पास आ रही हैं। शुभ लक्षण, शुभ लक्षण। हाँ मौजीराम, शुभ लक्षण हैं, लेकिन मैं जब तक मालदेव से अपने पूर्वजों का प्रतिशोध नहीं लूँगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। प्रतिशोध दीवान जी, वह देखिए नया सूर्य। आप समझते हैं कि क्या हम सदा यही पर्वतमालाओं में पड़े रहेंगे? अब मैं एक बार फिर असहयोग आंदोलन को समाप्त करना चाहता हूँ। तो ये बात है, वो कहता है ठीक है कि प्रतिशोध दीवान जी, वह देखिए नया सूर्य। क्यों? एक नई चाल चलने के लिए, यानी कि जो अब तक अजय सिंह के द्वारा जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था कि मेवाड़ का, चित्तौड़ का आप असहयोग करेंगे, जिससे कि मेवाड़ की जो स्थिति है वो डांवाडोल हो जाएगी और उस स्थिति का फ़ायदा उठा करके हम उस पर आक्रमण कर देंगे। तो अब वो असहयोग आंदोलन को छोड़ करके अब यहाँ पर युद्ध और आक्रमण की बात है वो दोबारा से शुरू करना चाहता है। क्यों? एक नई चाल चलने के लिए। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं इस आंदोलन को और बल दूंगा, घर घर में शंखनाद फूंक दूंगा, अपने प्राण दो पर सहयोग ना दो। तो जो मौजीराम है दोस्तों, वो कुटिल राजनीतिज्ञ है, वो बहुत दूरदर्शी सोच रखता है और वो कहता है कि आपने जो मेवाड़ में असहयोग आंदोलन चला रखा है, अब उसको समाप्त करने का समय आ गया है। तो हम्बीर है वो कहता है क्यों कि एक हमें नई चाल चलनी पड़ेगी। तो हम्बीर कहता है कि भाई मैंने तो अपने जीवन में चाचा की बात है उसको हमेशा ही गांठ बांध करके रखा है कि अहिंसा का साथ दूंगा, कभी मैं व्यर्थ की हिंसा है वो नहीं करूंगा, तो मैं उसको बंद नहीं करने दूंगा। तो फिर मौजीराम क्या कारण बताते हैं, लेकिन उससे शत्रु सावधान हो जाएगा, वह सुख से प्रमादित नहीं होगा और इससे हमारी नीति असफल सिद्ध हो सकती है। हम्बीर ने अपनी पैनी दृष्टि मौजीराम पर डाली। वे हंसकर वह बोला, नहीं कामदार, मैं एक बार उत्पात मचाना चाहता हूँ। असहयोग और वह अनग सिंह द्वारा। मैं चाहूँगा कि एक बार जैसा हरि सिंह और अन्य चौहान बौखला उठें, तब आप
उनके पास जाएं और उनसे क्षमा याचना करके उन्हें धनराशि भेंट करें और यह भी प्रार्थना करें कि हम्मीर को अपने दुष्कृत्य पर पश्चाताप है। और यानी कि हम्मीर है वो कहता है कि मैं एक बार है वो उत्पात मचाना चाहती हूँ और इसके लिए मैंने अनग सिंह है उसको इस काम के लिए मैंने नियुक्त कर दिया है। ठीक है। जीवन में सब वस्तुओं को हम्मीर के चरणों में अर्पण करते हुए कहा, पिताजी ने आपको अपनी यह पहली सौगात भेजी है। यह सिर देशद्रोही महीप सिंह का है। यह गुप्त रूप से उस बात का प्रचार कर रहा था कि हम्मीर इस सिंहासन का वास्तविक अधिकारी नहीं है, वह सामंत है। उसने एक विधवा से ब्याह करके यानी कि अब यहाँ पर जो अनग सिंह की बात है वो आ जाती है कि उसका जो पुत्र है वो कहता है कि पिताजी ने आपको ये पहली सौगात भेजी है। यह देशद्रोही एक महीप सिंह है। ठीक है। तो ये गुप्त रूप से प्रचार कर रहा था कि भाई जो ये राणा हम्मीर है इसने विधवा विवाह कर लिया, अब यह सिंहासन का वास्तविक अधिकारी नहीं है। उसने एक विधवा से ब्याह करके सूर्यवंशियों की मान मर्यादा को भंग किया है। वह नृशंस और निरंकुश है। पिताजी ने उसे द्वंद्व के लिए ललकारा, बड़ा घमासान युद्ध हुआ। पिताजी को कई सख्त चोटें आई लेकिन महीप उसके वार से नहीं बचा। रक्त स्नात और सिर सौगात की वस्तु की तरह हम्मीर के समक्ष पड़ा था। मौजीराम ने तीर्थंकर की अभ्यर्थना की। स्वयं हम्मीर चंद क्षण निश्चल बैठा रहा। फिर वह बोला, उसे कहना कि दीवान जी ने उसे रक्तपात करने के लिए मना किया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहना। उसे हमारी ओर से धन्यवाद कहना। उसे कहना कि मैं उसके कार्यों से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। जीवन है वो चला गया। यानी जीवन है वो अनग सिंह के बेटा है और उसको लेकर के, उस सिपाहियों को लेकर के अनग सिंह को आज्ञा दी थी राणा ने कि भाई तुम जाओ और ऐसे सामंतों का तुम ख़त्म करो जो हमारे विरोध में हमारे शत्रु बने हुए हैं। मौजीराम ने कहा, राक्षसी वृत्ति मानवीयता के लिए घातक सिद्ध होती है। आप अनग सिंह को अधिकार में क्यों नहीं रखते? मुझे इस बात का डर है कहीं वह विद्रोही नहीं बन जाए। तो राणा जी कहते हैं यह संभव नहीं है। संभव असंभव पर मत बजाइए, मनुष्य की मनोवृत्ति को देखिए। आवश्यकता से अधिक अधिकार प्राणी को पथ विमुख कर देते हैं। तो ये बात है वो कौन कहता है? मौजीराम कहता है। फिर व्यर्थ की हिंसा विवेकशीलों का काम नहीं। तुम चिंता मत करो, हम्मीर इतना भोला नहीं है। यह हर समस्या का समाधान भी जानता है। हमारे पास योद्धाओं का अभाव नहीं। यह अनग सिंह ने कहीं भी कदम गलत उठाया तो मैं पवन सिंह से द्वंद्व करा दूंगा और पवन सिंह अनग सिंह को समाप्त किए बिना नहीं रहेगा। पवन सिंह के कुशल हाथ कभी भी धोखा नहीं खाते। अगर परिणाम उसके विपरीत हो गया तो अनग सिंह पर दोष लगाकर उसे बंदी बनाया जा सकता है। मौजीराम के अधर पर वही रहस्य भरी मुस्कान नाच उठी। वह बोला, दोपहर के विश्राम के बाद आपके समक्ष प्रजा अल्प बचत योजना के अंतर्गत दिया हुआ धन प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि जो अजय सिंह ने कहा था कि भाई प्रजा है वो अल्प बचत करे, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और उस धन के माध्यम से हम अपनी सेना को संगठित करके चित्तौड़ पे आक्रमण करेंगे। तो मौजीराम है अब वो सर्वे सर्वा हो गया है, अजय सिंह का स्थान उसने ले लिया है। तो वो कहता है कि प्रजा ने जो अल्प बचत के माध्यम से जो धनराशि इकट्ठी की है वो आपकी सेवा में उपस्थित की जाएगी। हम्मीर अपने शयन कक्ष में चला गया। 3 दासियां उसे पंखा झल रही थी। रानी उसके चरणों को दबा रही थी। हम्मीर ने कहा, अरे तुम यह क्यों कर रही हो? जाओ तुम विश्राम करो, तुम्हें अब जरा भी कष्ट नहीं उठाना चाहिए। बस रहने दीजिए, वह मादा कटाक्ष से बोली। धीरे धीरे हम्मीर की आंखों में नींद घुलने लगी। रानी अपने आप में तन्मय होगा उठी। महाने रात्या नींद नहीं आवे, सपने में महाने ठेड़े वादी लो भरतार जी, गीत की स्वर लहरियाँ थिरकती ही रहीं। रानी कहती है कि अब मुझे रात भर नींद नहीं आती है। मुझे तो अपने सपनों में केवल अपने भरतार यानी कि राणा हम्मीर है वही दिखाई देते हैं। अब बात आती है धन को उसके राणा के सम्मुख है वो प्रस्तुत करने की। भीलों के कंधों पर धनुष बाण भी थे, यानी कि जो सारी प्रजा है वो आ गई थी और धन लेकर के आई थी। तो देखते ही देखते देशभक्त प्रजा ने धन का अंबार लगा दिया। भीलों ने अपने कठोर श्रम द्वारा प्राप्त सारा धन हम्मीर के चरणों में रखकर कहा कि आप चित्तौड़ को मुक्त कराएं। हम मेवाड़ों की यही आवाज़ थी, हर मेवाड़ी की यही आवाज़ थी। मालदेव के अत्याचारों और यवन सैनिकों की धींगा धींगी से
प्रजा आतंकित थी। यानी कि आपको पता है कि मेवाड़ के राजवंश की सबसे बड़ी जो सहायक जनजाति थी वो थी भील जनजाति। ठीक है, तो भील जनजाति ने दोस्तों अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, इसीलिए जो मेवाड़ के राजा होते थे उनका राज्याभिषेक है वो भी आपके भील जाति का ही है, वो पुरुष करता था। तभी अनग सिंह आ गया। उसका अप्रत्याशित आगमन सबको आश्चर्यचकित कर देने वाला था। वह विशाल और विचित्र वीर राणा के चरणों में नतमस्तक होकर बैठ गया। हम्मीर ने उसकी आब भगत की। बोला, क्या बात है अनग, युद्ध की घोषणा कर दीजिए, समय आ चुका है। क्या आक्रमण होगा? तिथि निश्चित नहीं है, अभी थोड़ा धैर्य रखो। यानी कि युद्ध की घोषणा करने के लिए कहता है, समय आ चुका है। कब आक्रमण होगा? तिथि निश्चित नहीं है, अभी थोड़ा धैर्य रखो। प्रजा में अभी तीव्र असंतोष है। इस तीव्र असंतोष का एक फल यही हो सकता है कि अब हम इन असंतुष्ट मानवों को संग्राम भूमि में उतार दें, ये जुझार बन जाएंगे। मौजीराम ने अनग सिंह की वाणी में अवरोध उत्पन्न किया। ठाकुर साहब, शाही सेना का समर्थन प्राप्त करने वालों से युद्ध होना सहज नहीं है। यानी कि जो शाही सेना यानी कि जो तुगलक की सेना है उसका समर्थन है वो मेवाड़ को प्राप्त है, जैसा को प्राप्त है, उनसे युद्ध होना कोई सहज बात नहीं है। अभी तुगलक ने सहायता कर दी तो फिर आप पराजित होना फिर से आपको पड़ेगा। कामदार जी, यह धन पड़ा है, यह सिक्के पड़े हैं, इन्हें गिनिए। युद्धों की चर्चा आपको शोभा नहीं देती। हम्मीर ने उत्तेजित होकर कहा, अनग सिंह, मर्यादा का उल्लंघन उचित नहीं। अपने आप को इतना चतुर और बलवान ना समझो कि तुम्हारा प्रतिद्वंदी जन्मा ही नहीं। अपनी इस अशिष्टता की इनसे क्षमा याचना करो। तो ये बात है वो राणा हम्मीर उससे कहता है। अनग सिंह की लाल लाल आंखों में अंगार बरस पड़े। पवन सिंह की हाथ खड़क पर चला गया। अब राणा कहते हैं कि हमारा हुक्म है कि तुम मौजीराम से क्षमा याचना करो। अनग सिंह ने क्षमा मांगी और तुरंत वहां से चला गया। हम्मीर ने व्यथित होकर कहा, वीर विवेक से दिन प्रतिदिन दूर हो रहा है। दीवान जी, आप इसे और अधिक सिर पर मत चढ़ाइए, कभी यह हम सब के लिए घातक सिद्ध होगा। पवन सिंह ने आवेश में कहा कि यह दरबार की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है, कि भाई बिना किसी कारण से यदि हम उसको समझेंगे तो अन्य जो सामंत सरदार हैं वो भी इसका विरोध करेंगे और शायद वे हमारे पक्ष में नहीं रहें। हम्मीर ने पवन सिंह को शांत करते हुए कहा कि अधिक आवेश हमारे विनाश का कारण बन जाएगा। तुम जाकर अनग सिंह को बुलाओ, उनसे हमारी तलवार दिखाना और कहना कि राणा जी तुम्हें इसी समय बुला रहे हैं। मेरा प्रणाम करके अश्वारूढ़ हो गया वह पवन वेग से पर्वत संकीर्ण पथ पर भागा। हम्मीर ने पवन सिंह से कहा, पवन सिंह, तुम्हारी स्वामी भक्ति, वीरता और कर्तव्यपरायणता अनुकरणीय है, होने के साथ साथ चित्तौड़ के लिए गौरवमयी भी है। मैं तुमसे एक प्रार्थना और करना चाहूँगा कि तुम अनग सिंह के स्वभाव के बारे में मौन रहो। देखो, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं देता, मैं यह भी मानता हूँ कि तुम बिल्कुल भी अनग सिंह से निर्बल नहीं हो, किंतु अपने चित्तौड़ के लिए अभी हमारा मौन ही श्रेयस्कर है। आप हर बात में मुझे ही दबाते हैं क्या? पवन सिंह ने कहा कि मन को समझाना दुष्कर होता है और बुद्धिमान को एक संकेत ही बहुत काफ़ी होता है। प्रत्येक व्यक्ति को दबाना हर किसी के वश की बात नहीं है। दबाव भी संबंधी पर ही आधारित होता है, यानी कि किसी अच्छे को ही दबाया जाता है। मैं तुम्हें सर्वप्रिय मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अधिक दबाऊंगा। क्या मैं अनुचित कह रहा हूँ? पवन सिंह ने नहीं दीवान जी, आपके असीम मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ और आपकी ये जो दबाना है, आपकी जो प्रतिक्रिया है वो सब कुछ सहज है। तत्पश्चात हम्मीर ने अपनी प्रजा का सम्मान अमीर ने अपनी प्रजा के साथ में अपनी प्रजा का है वो धन्यवाद देता है और उसके बाद में आश्वासन दिया कि शीघ्र ही वह आपकी जन्मभूमि को मुक्ति दिलाएगा। उदयपुर दोस्तों
जो मेवाड़ है, उदयपुर का जो क्षेत्र है, वो पूरी की पूरी आपको पता है कि भील जनजाति वहाँ पर निवास करती है। तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो अधिकतर भील जाति की थी। ठीक है, इसीलिए वो उनको आश्वासन देता है कि आपको मैं जल्द ही मुक्त कराऊंगा। उनके चले जाने के बाद हम्मीर ने सबको जाने का आदेश दे दिया। हम्मीर मंत्रणा कक्ष में चहलकदमी कर रहा था। उद्विग्नता के कारण कभी कभी उसके अधर स्पष्ट शब्दों का उच्चारण कर देते थे। अनग वस्तुतः उन्मादग्रस्त हो गया है, उसे इस तरह वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इस तरह के वाक्य उसके मस्तिष्क में घूम रहे थे। दूरागत पदचाप हम्मीर के कर्ण कुहरों के सन्निकट आने लगी। हम्मीर अपने भावों को परिवर्तन करने लगा। जो उग्रता व कठोरता उसके चेहरे पर व्याप्त थी वह दूर होने लगी। उसकी सहज सौम्यता आ बिराजी। हम्मीर ने अनग सिंह का सम्मान मुस्कान के साथ किया और मेरा चला गया। हम्मीर ने मधुरता से किंतु अनग की ओर ना देखकर कहा, राज मर्यादा के विरुद्ध कोई आचरण असह्य होता है। कभी कभी उसका गंभीर रूप राजद्रोह की सजा भी ले सकता है, पर अनग सिंह से हमें ऐसी आशा नहीं थी। वह हमारा दायां हाथ है। हम अपने दाएं हाथ को अपने से अलग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ अनग, अगर तुम्हारा अपना दायां हाथ विषाक्त होकर तुम्हारे सारे शरीर को हानि पहुंचाने लगे तो तुम क्या करोगे? यानी कि भाई अनग सिंह, तुम सबसे वीर हो, शक्तिशाली हो, ठीक है, और तुम युद्ध में सबसे बड़ी वीरता दिखाते हो। तुम मेरे दाएं हाथ के समान हो। मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं करना चाहता, लेकिन यदि दाएं हाथ में विष लग जाए और वो तुम्हारे शरीर को ही फिर पूरा खाने लगे तो फिर क्या करोगे? फिर उसे काटना ही पड़ता है। तो अनग सिंह की जो स्थिति है वो इसी प्रकार हो गई है कि ये कभी भी हानि पहुंचा सकता है। काट दूंगा, अनग ने आवेश में कहा। किंतु हम इस सिद्धांत के विपरीत हैं। हम उसका उपचार करेंगे, अच्छे अच्छे वैद्यों को दिखाएंगे। इस पर भी वह ठीक नहीं हुआ तो हम उसे काट कर अलग कर देंगे। तो वो ये कह रहा है कि भाई सबसे पहले तो हम उसको वैद्यों को दिखाएंगे, ये नहीं कि विष चढ़ गया और तुमने सीधा हाथ काट दिया, क्या पता वो सही हो जाए। ठीक है, तो अनग सिंह को कह रहा है कि भाई हम तुम्हें समझाना चाहते हैं, इसलिए तुम समझ जाओ। यदि तुम फिर भी नहीं समझे तो फिर तुम्हें काटना ही पड़ेगा। हम्मीर का संकेत अनग सिंह समझ गया। उसका मुख ताम्र वर्ण का हो गया। आंतरिक क्रोध पर उसने बहुत आधिपत्य करना चाहा। फलस्वरूप उसके सारे शरीर में जड़ता व्याप्त हो गई। हम तुम्हारा हार्दिक सम्मान करते हैं, वीरों में तुम्हें वीर शिरोमणि समझते हैं। हमें यह भी विश्वास है कि तुम्हें केसरी सिंह भी पराजित नहीं कर सकता। यानी कि तुम शेर से भी एक बार को युद्ध लड़ोगे तो उससे भी जीत जाओगे। पर दुख इस बात का है कि तुम शिष्टता की पर्दी के बाहर जाने लगी हो अनग। क्या तुम्हारी बातों के कारण समस्त मेवाड़ की एकता, अखंडता, अविच्छिन्नता भंग हो जाए? बप्पा रावल द्वारा स्थापित सूर्यवंशियों का शौर्य समाप्त हो जाए? हमारे जागरण को क्षति पहुँचे? लोग तुम्हारे जैसे पराक्रमी को देशद्रोही कहें? क्या तुम यह सब सह सकोगे? चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? अनग सिंह गर्दन झुकाए खड़ा रहा। हम तुम्हारी स्वामी भक्ति का सम्मान करते हैं। हमें तुम्हारी नीयत पर तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु यह सब बात तब नितांत गौड़ हो जाती है जब तुम भरी सभा में राजकुल की प्रतिष्ठा को हुंकार के सारे उठा करके चले जाते हो। यह कहाँ तक उचित हो सकता है? गहरा मौन छाया रहा। हम्मीर दूरस्थ एक मेघखंड को निहारता रहा। वह भीगे स्वर में बोला, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितने गौरवशाली पद पर प्रतिष्ठापित करना चाहता हूँ। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि तुम मेवाड़ के सेनापति बनकर के चित्तौड़ को विजय करो। पर तुम्हारी उग्रता, प्रचंडता और आक्रोश सबको संदिग्ध कर देते हैं। क्या भविष्य में तुम्हें संतुलित देख पाऊंगा? भाई तुम्हारी जो उग्रता है ना, तुम बात बात में क्रोधित हो जाते हो, आवेश में आ जाते हो, तो ये एक सेनापति के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। सेनापति को तो बड़े संयम के साथ में काम लेना पड़ता है। युद्ध में नीति से साम दाम दंड भी, इससे सबको काम लेना पड़ता है। और तुम हो कि सीधे बाहुबल पर ही भरोसा करते हो। तो ये जो बातें हैं तुम्हारी वो संदिग्ध करती हैं। ठीक है। अनग सिंह व्यथित हो उठा। उसकी आकृति की कठोरता लुप्त हो गई। पश्चाताप की रेखाएं उभरकर उसके चेहरे पर आ गईं। वह दर्पपूर्ण स्वर में सिक्त होकर के बोला, पर कि प्रचंड आग्रह और अशिष्ट भी, किंतु राणा जी का भरी व्यवस्था को म्यान में, हाँ कि किंतु राणा जी को मेरी व्यवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्या पका हुआ मिट्टी का बर्तन
ये दोस्तों पता नहीं क्या लिखा हुआ है। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी स्वामी भक्ति वृत्ति पर कोई भी शक ना करें। तुम्हारी स्वामी भक्ति वृत्ति क्या कुछ युद्ध ही है? तो वो कहते हैं कि तुम हर घड़ी युद्ध में व्यस्त रहो, किंतु इतना अवश्य ध्यान रहे कि वह युद्ध देश की गौरवशाली परंपराओं को समाप्त ना कर दे। ऐसा ही होगा। शपथ खाते हो? अनग सिंह शांत रहा। तुम्हें शपथ खाकर विश्वास देना ही होगा। अनग सिंह ने कहा, शपथ की क्या आवश्यकता है? आप नहीं अनग सिंह, मुझे वीर की शपथ को भी उतना ही भरोसा है जितना उसकी वीरता का। तुम्हें शपथ खानी ही पड़ेगी, तुम्हें मुझे वचन देना ही पड़ेगा। शपथ खाता हूँ कि भविष्य में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा जिससे देश की मान मर्यादा और एकता को भंग होने की आशंका हो। तो ये शपथ है दोस्तों, अनग सिंह खाता है। तो ये संवाद आपको याद रखना है। देव सिंह, हमीर ने प्रहरी को पुकारा। प्रहरी मुस्तक झुका करके कहा, बड़ो हुक्म राणा जी, कामदार जी को बुलाकर ला। यानी कामदार कौन है? मौजीराम। थोड़ी ही देर में मंत्रणा कक्ष में मौजीराम आ पहुँचे। अब कक्ष में अनग, मौजीराम और हमीर गंभीर मंत्रणा करने लगे। फिर मौजीराम का मुख पीला होता हुआ जान पड़ा, मानो उसे हमीर की बात पसंद ना आई हो। हमीर ने कहा, आज हम अनग सिंह को समस्त मेवाड़ का सेनापति बनाते हैं। यह अपनी अतुल शक्ति से शत्रु के दांत खट्टे करेगा। तो दोस्तों सेनापति कौन बनाया? आपसे पूछ लिया जाएगा कि राणा हमीर ने खून के टीका उपन्यास के आधार पर बताइए कि राणा हमीर ने अपनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया? तो अनग सिंह को नियुक्त किया। अनग सिंह को हमीर ने भेड़ के मूठ की तलवार दी, जिसकी म्यान मखमल और चांदी की बनी थी। जो तलवार कई सहस्त्र रुपयों की थी। तलवार को सौंपते हुए हमीर ने कहा, आज से तुम मेवाड़ के सबसे जिम्मेदार योद्धा हो गए हो। भविष्य में तुम्हारा उठाया हुआ कोई भी कदम मेवाड़ की जय क्षय का जिम्मेवार होगा। अप्रत्याशित हमीर के चेहरे का उत्साह समाप्त हो गया। यह तुरंत जाते हुए अनग सिंह को रोककर कहा, बैठो, अभी तुम्हारी प्रमाणिक नियुक्ति नहीं हो पाई है। पद के साथ बहुमत की भी आवश्यकता है। कामदार जी पवन सिंह, मेरा वीर सिंह, खेत सिंह का पुत्र गेत सिंह, ठीक है, उमराव, गिरिराज आदि को बुलाया जाए। चंद ही घड़ियों में सारे सामंत और उमराव आ गए। कामदार ने सबके समक्ष राणा हमीर का मंतव्य रख दिया। पवन सिंह तमतमा उठा। पवन सिंह सोच रहा है, भाई मैं इतना स्वामी भक्त हूँ, हर आज्ञा का अक्षर से पालन करता हूँ, इसके बावजूद इन्होंने मुझे सेनापति नहीं बनाया, बल्कि इस आवेशित और क्रोधित, बात बात में क्रोधित हो जाने वाले इस व्यक्ति यानी कि अनग सिंह को इन्होंने किस लिए सेनापति बना दिया है, जो कि मेवाड़ के लिए और हमारे लिए हितकर नहीं है। पवन सिंह की भंगिमा से असंतोष झलक रहा था। गिरिराज आतंकित सा हो गया। हमीर ने सबके चेहरे के भावों को पढ़ा हुआ समझ गया कि सामंत लोग इस बात से प्रसन्न नहीं हैं और आज सामंत और उमरावों के बलबूते पर मेरा शासन चल रहा है। यदि ये सब लोग रुष्ट हो गए तो परिणाम बुरा ही होगा। तब हमीर काफ़ी देर तक विचारमग्न बैठा रहा। उपस्थिति में कानाफूसी चल रही थी। हमीर तुरंत उठा। उसने संकेत से पवन सिंह को बुलाया और मंत्रणा कक्ष के पार्श्व में एक अन्य लघु वैयक्तिक मंत्रणा कक्ष था, उसमें वे दोनों गए आश्वस्त होकर के बैठे। हमीर ने भोलेपन से कहा कि मैं तुम्हारे मुख्य भावों को अच्छी तरह पढ़ चुका हूँ। तुम अनग का महासेनापति बनाने से रुष्ट भी हो, पर मेरे समक्ष अनग के दंभ का प्रश्न है। दंभ के कारण से व्यक्ति का पतित होना निश्चय है। उसके अनुसार मैं उसकी आज्ञा ही मान सकता हूँ। ठीक है, जो अनग सिंह है दोस्तों वो तो आज्ञाकारी है, प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है। तो वो कहता है कि भाई मैं तो इससे मतलब खुश नहीं हूँ, लेकिन जो आपकी आज्ञा है तो मैं आपकी आज्ञा का वो मानूंगा और उसका मान रखूँगा। तुमने मेरे हृदय का बोझ हल्का कर दिया। अच्छा, तुम जरा मीरा को मेरे पास भेज दो। थोड़ी देर में मीरा आया। वह उदास था और हमीर को वह रोष भरी दृष्टि से देख रहा था। हमीर ने उसके कंधे को सहलाया और कहा, अनग सिंह का महासेनापति बता देना तुम्हें भी सही है? नहीं। तो वो कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को पल पल में धैर्य खोते हैं वे देश का हित कैसे कर सकते हैं। फिर अनग सिंह में क्षत्रिय जाति का झूठा दंभ और अभिमान है। वह अपने को असाधारण मानता है तथा वह भील
भींगा इत्यादि लोगों को हे और नीच समझता है। ठाकुर है भाई, उसके साथ जरा भी भाईचारा नहीं रखता, उसको यह केवल दास समझता है। राणा जी, वह हम गरीबों का जीना भी दूभर कर देगा। तो यानी मेरा है दोस्तों, वो भील जाति का है। शेरा और मेरा ये भील जाति के थे। नहीं मेरा नहीं, तुम उसे गलत समझ रहे हो, फिर तुम मेरी चाल को नहीं समझे। मैं चाहता हूँ कि उसे सेनापति बनाकर तलहटी की ओर भेज दूँ। वहाँ अनग सिंह लूटपाट और धन संग्रह करता रहेगा। तुम विश्वास रखो, वह तुम्हारी जाति के लोगों को जरा भी कष्ट नहीं देने पाएगा। हम्बीर संभल कर बोला, फिर यह राज्य के नियमानुसार सेनापति थोड़े ही बनाया जा रहा है। जब तक चित्तौड़ का गढ़ अपने अधिकार में नहीं आ जाता और मैं विधिवत राणा नहीं बन जाता, तब तक नाम मात्र का सेनापति ही कहलाएगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार राजनीति में नाम मात्र का संप्रभु और वास्तविक संप्रभु यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये नाम मात्र का सेनापति बनाया जा रहा है। जब हम चित्तौड़ को विजय कर लेंगे तब वो सेनापति है और किसी को बनाया जाएगा। इस निगूढ़ बात को वह नहीं समझ सकेगा। पद के प्रलोभन और शान में वह मतवाला बना खूब जी जान से काम करेगा और इससे ही हमें लाभ होगा। देखो मेरा, अभी हमें वैयक्तिक वैमनस्य और द्वेषता को विस्मृत करके अपने देश के उत्थान और उसकी स्वाधीनता के बारे में सोचना चाहिए। मेरा कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पासा उल्टा पड़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम्मीर बौद्धिक मार नहीं खा सकता, वह भी अपने पूर्वजों की तरह दूरदर्शी है। अनागत विपदा यानी कि अभी तक जो अब विपदा नहीं आई है और आपदा को वह पहले ही दूर से देख करके कदम उठाता है। मेरा ने उसकी बात को मानते हुए कहा, फिर जैसी आपकी मर्जी, केवल मेरी मर्जी नहीं हो सकती है। मैं आप सारे मित्रों को रुष्ट करके किसी भी एक व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करना नहीं चाहता। तो तुम्हारा परामर्श चाहता हूँ। यदि वह नाम मात्र का सेनापति बना भी रहे तो क्या हर्ज है। तो यहाँ पर इन्होंने मेरा को भी यहाँ पर इन्होंने अपने पक्ष में सहमत कर लिया है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस मैं यही सुनना चाहता था। हम्मीर बाहर आ गया। उसने समस्त सरदारों व उमरावों को संबोधित करके कहा, समय और शक्ति को देखते हुए ठाकुर अनग सिंह जी हमारे सेनापति बनाए जाते हैं। उनका शौर्य और स्वामी भक्ति से सभी परिचित हैं। मुझे आशा है कि आप सब भी इसे स्वीकार करेंगे। किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति हो तो निसंकोच होकर कहे। मेरा भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह चित्तौड़ का सेवक हूँ, एक लिंगेश्वर का दीवान हूँ। मुझसे आप में इतना ही अंतर है कि मैं उसकी सेवाओं के लिए जिम्मेवार चाकर हूँ और आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अनग सिंह ने एक लिंगेश्वर की जय जयकार की और बाद में हम्मीर के प्रति उसने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की और उसने समस्त सरदारों को विश्वास दिलाया कि वह अपने देश और देश के लोगों के प्रति सदा ईमानदार बना रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस अंग का है वो पटाक्षेप हो जाता है। तो इस प्रकार है दोस्तों, हमने देखा कि किस प्रकार अनग सिंह को यहाँ पर सेनापति है वो नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो धीरे धीरे जो कहानी है, जो उपन्यास की जो कथा है, कथानक है, वो मेवाड़ की स्वतंत्रता की तरफ, आक्रमण की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रानी शयनागार में अर्धशायित थी। गाँव तकिए का संबल था उनकी पीठ को। अपराह्न काल यानी कि अपराह्न का काल था, शाम का वक्त था। हल्का शीत आरंभ हो गया था। रानी नवागत शिशु की सुखद स्मृति में विगत की हीनता विस्मृत कर चुकी थी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार रानी और राणा के बीच में यहाँ पर प्रेम का अंकुर है वो विद्यमान यानी फूट चुका है और अब रानी है वो गर्भवती है। ठीक है, उसकी कोख में जो भावी चित्तौड़ है उसका राणाजा सांस ले रहा है। तो अब वो नए शिशु के आगमन के कारण में पिछले जो विधवा वगैरह जो भी उसका जीवन था उसके बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन जब कभी पुरानी दासियां छिपे छिपे उसके तथाकथित कलुष जीवन के पृष्ठ खोलकर कहती कि ऐसी कलंकनी महारानी के कारण चित्तौड़ में कभी भी सुख आनंद नहीं हो सकता, मंगल श्री यहाँ नहीं आ सकती, हमारे यहाँ महान पवित्र देवी पद्मिनी हुई जो धर्म की रक्षा हेतु जौहर में जल उठी और यह अशुभ है, अमंगलकारी है, तब उसका मन वेदना से भर उठता था। रानी पीड़ा से अवश होकर उन दासियों की बाणी काटने को आतुर हो जाती, पर वह फिर शांत हो जाती कि वही गलती तो उसकी ही है।
यथार्थता कहाँ तक छिपी रह सकती है, उसे कहाँ तक रोका जा सकता है। लेकिन तब उसके मन से अपने पिता के प्रति घृणा का सागर लहरा उठता और अपने भाइयों के प्रति उसके मन में द्रोह जाग उठता। तब वह कामदार को बुलाकर उन्हें विनय करती, उसे चित्तौड़ को तुरंत विजित करने के आदेश देती। लेकिन वह जानती थी कि चित्तौड़ विजय सहज नहीं है और उसमें उसके आदेशों की जरा भी कीमत नहीं है। कल पता नहीं क्यों हम्मीर उसे प्यार करता करता रह गया। हल्का हल्का शीत और उन्मादित करने वाली ऋतु। हम्मीर रानी से आमोद प्रमोद की चर्चा कर रहा था। रानी हम्मीर की अंकशायनी थी, यानी गोद में लेटी हुई थी, और हम्मीर उसे अपनी चित्तौड़ की रानियों के त्याग की कथाएं सुना रहा था। हठात हम्मीर उठ खड़ा हुआ और यह कहकर वह शयनकक्ष से बाहर चला गया कि यह सुख व्यर्थ है, यह भोग अनुचित है, यह विलास पीड़ादायक है। जब तक चित्तौड़ की मुक्ति नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यानी कि दोबारा से दोस्तों उसे फिर चित्तौड़ की विजय का याद हो आती है। रानी ने हम्मीर को रोकना चाहा पर हम्मीर नहीं रुका। वह सीधा प्रतोली के दूसरे कक्ष में चला गया। दासी को आज्ञा दे दी कि वह किसी को भी भीतर ना आने दे। रानी गई भी, किंतु दासी ने व्यवस्था प्रकट कर दी। रानी ने अधिक हठ नहीं किया। वह जानती थी कि हम्मीर का क्रोध आकाश पाताल को एक कर देता है, लेकिन इससे रानी को रात भर निद्रा नहीं आई। वह अवश्य ही सैया पर करवटें बदलती रही। मानस पतन पर तिरस्कृत सा अभिशप्त जीवन नाच उठा, जो महलों में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए लाई जाती है और संपूर्ण जीवन भर उसे वैभव विलास से युक्त कक्ष में व्यतीत करना पड़ता है। किंतु उसकी ओर उसके पति की क्षणिक दृष्टि भी नहीं पड़ती थी। हालांकि हम्मीर संपूर्ण रूप से उसे प्यार करता था, फिर भी उसे हीनता रानी के मन में जन्मी। वह उसे हम्मीर की साधारण बात ही वाचालता साधारण ही मानती थी। तब वह अपने मन में उसकी दुर्भावनाओं का दमन करती थी। तब वह मुख पर वही भेदकारी शांत मुस्कान खेल रही थी। भेद भरी शांत मुस्कान खेल रही थी। वह रानी के मनोवेग की बड़ी तटस्थता से सुन रहा था। जब रानी ने सब कुछ उगल दिया, तब कामदार ने कहा, मैं आपको दुख को समझता हूँ, लेकिन चित्तौड़ विजय सहज नहीं है। यानी कि उसी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने फिर कामदार यानी मोजीराम को बुलाया और उससे कहा कि आप कैसे भी करके चित्तौड़ विजय कीजिए, जिससे कि जो राजा की जो पूरा प्रेम है वो मुझे मिल सके, उनकी जो दृष्टि है वो मुझ पर पड़ सके। क्योंकि अभी तक तो राणा हम्मीर के मन में द्वंद्व समाया हुआ है। एक तरफ रानी है, उसका प्रेम है, और दूसरी तरफ चित्तौड़ है, उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो फिर वो कामदार को बुलाती है, उससे कहती है कि आप जल्दी से चित्तौड़ को स्वतंत्र कराइए। फिर आपको यहाँ लाने से क्या लाभ है? रानी ने आवेश में कहा, मैं अपना काम संपूर्ण निष्ठा से कर रहा हूँ। अभी अवसर की प्रतीक्षा है, अवसर आते ही मैं अपना कार्य आरंभ कर दूंगा। तब तक मैं मर जाऊंगी, क्योंकि जो राणा है वो पूर्ण रूप से एकाकार होकर के, एकनिष्ठ होकर के मुझे प्रेम नहीं कर पाएगा और मैं उसके वियोग में ही मर जाऊंगी। ऐसा ना कहिए रानी साहब, आप चित्तौड़ के भावी राणा की राजमाता हो। आपके मुख से ऐसे अनुचित बोल शोभा नहीं देते। आपको अखंड धैर्य रखना चाहिए। आप इस तरह उद्विग्न होगी तो फिर हो गई कर्तव्य की पूर्ति। अब आपको मेरे साथ होना पड़ेगा। यह भूल जाना पड़ेगा कि मेरी कोई भाई है, मेरा कोई बाप भी है। आप चित्तौड़ की विधवा महिषी हैं। यदि चित्तौड़ विजय नहीं हुआ तो सारा दोष आपके माथे मढ़ा जाएगा। सभी यही कहेंगे कि यह अपशकुनी है और इसलिए अब आपको मेरा साथ देना होगा। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपका तन मन से साथ दूंगी। आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगी। तब सुनो रानी, हम शीघ्र ही चित्तौड़ जाएंगे। लेकिन मैं ऐसी दशा में कैसे जा सकती हूँ? यानी कि रानी तो गर्भवती है। मैं राणा जी से अनुरोध करूँगा। यदि राणा जी मेरे अनुरोध के मर्म को समझ गए तब आप और मैं वहाँ चलेंगे। पर प्रयोजन क्या होगा? यानी किस लिए जाएंगे? हमारा प्रयोजन है चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय होने के पश्चात एक विधवा के प्रति जो लौकिक धारणाएँ होती हैं उसको निर्मूल करना एवं मेवाड़ वासियों को आपके प्रति श्रद्धेय बनाना। यानी कि जो काम मौजदार है वो अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाहता है कि आपके प्रति जो मैंने ये दुर्भावना फैलाई है कि आप विधवा हैं, एक झूठी कहानी मैंने सबको बताई,
चित्तौड़ विजय हो जाएगी तो उसके बाद में मैं सारी जनता को ये बता दूंगा कि ये भाई कोई विधवा नहीं है, ये ठीक है पवित्र हैं, मंगलकारी हैं, ठीक है, जिससे कि जो आपकी जो ख्याति में जो कमी आई है, आपके प्रति जो दुर्भावनाएं जनमानस में व्याप्त हो गई हैं, उनसे छुटकारा मिल सके। कि परिस्थिति बस यहाँ के सरदार, आप नहीं जानती कि परिस्थिति बस यहाँ के सरदार चुप बैठे हैं, वरना वे इस प्रश्न को अभी भयंकर समस्या बना देते और नामालूम ये रूढ़िग्रस्त अर्ध परंपरावादी वीर आपके जीवन को क्या परिणाम देते। आंतरिक विरोध अब भी देखने को मिलता है। यानी कि जो आप महीप सिंह है, जिसका अनग सिंह ने सिर काटा था, वो भी इसी बात को कहता था कि राणा ने विधवा रानी से विवाह कर लिया है और वो इस मेवाड़ के शासन का अधिकारी नहीं है। ओहो, कौन से जन्म का पाप है जो अब मुझे मिल रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे मृत्यु क्यों नहीं देता। वह विचलित स्वर में बोली, आप नहीं जानते कामदार जी। राणा जी हंसते हंसते एकदम विषाद में डूब जाते हैं। लगता है उन्हें भी मेरा कारण सच्चा सुख नहीं है। आप निश्चिंत रखिए, ईश्वर की कृपा हुई और भाग्य ने साथ दिया तो आप यहाँ की प्रतिष्ठित महारानी होंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। रात को गुप्तचर समाचार लाया था कि अनग सिंह ने शत्रुओं के एक पूरे साथ को रोककर लूट लिया है। ठीक है, यह भी सुनने में आया है कि अनग ने 30 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया है। सचमुच यह पूर्व जन्म का कोई राक्षस था। मौजीराम वहाँ से सीधा हम्मीर के पास गया। हम्मीर पूजा गृह में अर्चना वंदना कर रहे थे। मौजीराम सेवक को यह कहकर के चला गया कि जब राणा जी निवृत्त हो जाएं तब मुझे सूचना दे देना। लगभग 1 घटिका के बाद में हम्मीर पूजा से निवृत्त हो गया। जीवन सिंह लगभग 2-2.5 लाख रुपयों को लेकर के आया हुआ था। अनग सिंह ने दोस्तों उनको लूट करके उनके जो रुपये थे वो लूट लिए थे। ठीक है, और जीवन सिंह है वो इसका नौकर है, ठीक है, प्रहरी है, तो वो रुपयों को लेकर के आता है विश्वास दिलाने के लिए। तो जो अनग सिंह है वो किसी मोहम्मद बिन तुगलक है, उसका कोई सिपह सलार है, इसका यह नाम यहाँ पर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको भी लेकर के आता है कि भाई ये मोहम्मद तुगलक का सिपह सलार था कि मोहम्मद तुगलक का कोई सिपह सालार था। मालूम हुआ कि यवन सेना के लिए यह ले जाया जा रहा है। अच्छी बात है, तुम जा सकते हो। जीवन सिंह इधर गया और उधर मौजीराम ने प्रवेश किया। प्रणाम करके उसने निवेदन किया कि आपसे मैं विशेष मंत्रणा करने को आया हूँ। कहिए कामदार जी। इन दिनों की घटनाओं के कारण मालदेव चौहान व उसका पुत्र जैसा एकदम परेशान हो उठे होंगे। निरंतर असहयोग और छुप पर युद्ध की नीति से उनकी शक्ति क्षीणतर होती गई है। तब मैं और महारानी सा चित्तौड़ जाकर उन्हें अपनत्व का भरोसा दिलाते हैं और यह धन उन्हें वापस कर आते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में हम आपको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। अब दोस्तों ये मौजीराम है वो अपनी कूटनीतिक चाल चलता है। इससे क्या होगा? यह होगा कि अप्रत्याशित आक्रमण के समय हमें चित्तौड़ प्रवेश में किसी प्रकार की विषमता का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि हम उनको विश्वास दे आएंगे और ये रुपये भी दे जाएंगे। अब वे हमारी तरफ से बिल्कुल निश्चंक हो जाएंगे कि भाई अब हमें इनसे कोई भी खतरा नहीं है, अब इनसे कोई भी अप्रत्याशित आक्रमण है वो चित्तौड़ पे नहीं हो सकता है। तो फिर हम वहाँ चित्तौड़ में जाएंगे और वे मुझे समझेंगे कि हाँ भाई ये वैसे ही मेल मिलाप के लिए आए हैं, तब आप आक्रमण कर देना और मैं द्वार है वो खोल दूंगा। आप नहीं जानते कि वह दुर्ग कितना सुरक्षित है। शत्रु को विजय करने में अपना सारा बल लगा देना पड़ता है। वह समुद्र की सतह से बहुत ऊंचा है। सारे दोस्तों दुर्ग की जो सारी विशेषताएं हैं वो चित्तौड़गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। जब हमने रतन सिंह की बात पढ़ी थी, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था, तो 7-8 महीने उसने आक्रमण के समय चारों तरफ घेरा डाल रखा था। ठीक है, युद्ध हुआ था तभी दोस्तों खिलजी है वहाँ पर उसने युद्ध में विजय प्राप्त की, लेकिन उससे पहले वो खाने पीने की जो असुविधा हो गई थी, इसीलिए चित्तौड़ का द्वार है वो खोलना पड़ा था। वरना जो चित्तौड़ का किला है दोस्तों अभेद्य है, उसको किसी भी प्रकार से जीता नहीं जा सकता है और उसका परकोटा अत्यंत मजबूत है। इसके अतिरिक्त पाड़न पोल, ठीक है, ये उसका दरवाजे हैं दोस्तों। भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोडला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, भीषण पोल, भीषण लोहे और पाषाण के द्वार, अपने भवन तथा चौहानों के वीर सिपाहियों का पहरा, इन सभी को सहजता से नहीं हटा सकते। इनके लिए छल की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो मौजीराम है दोस्तों छल की
बात राणा को सुझाता है कि अब बल से कुछ नहीं होता, अब छल से हमें काम लेना पड़ेगा, अब धोखा देना पड़ेगा, जिससे कि हम चित्तौड़ पे विजय प्राप्त कर सकें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पाड़नपोल, गणेशपोल, हनुमानपोल, गणेशपोल ये क्या हैं? तो ये चित्तौड़ के द्वार हैं। जीके में आपने भली भांति कला संस्कृति में पढ़ा होगा दोस्तों। वीर वांकुरे राजपूत क्या धर्म युद्ध नहीं कर सकते? धर्म राजनीति का सहोदर नहीं बन सकता। ठीक है, तो भाई राणा कहता है कि भाई हमारे पास वीर बलवान हैं, सामंत सरदार हैं, वो धर्म युद्ध कर लें, छल की क्या आवश्यकता है? तो मोजीराम कहता है भाई राजनीति यदि आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर छल का भी सहारा लेना पड़ता है। धर्म और राजनीति है वो एक दूसरे के सगे नहीं हैं। तो ये संवाद है, आपको मोजीराम का याद रखना है। अलाउद्दीन की बात का विश्वास करके आपके पूर्वजों ने चित्तौड़ को शमशान कर दिया था। उस जैसा शक्तिशाली बादशाह भी चित्तौड़ के लिए 6 माह है घिरा, यानी कि कितने माह घिरा डाला? तो इसके अनुसार आपको 6 माह है याद रखना है। 6 माह है घेरा डाला पड़ा रहा, अंत में उसे छल कौशल का ही संबल लेना पड़ा। यानी कि घेरा डाल के दोस्तों पड़ा रहा अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन चित्तौड़ को कोई भी भेद नहीं पाया। अंत में उसने छल का सहारा लिया। पद्मावती को देखने के लिए वो तैयार हो गया। जैसे ही रतन सिंह उसको बाहर छोड़ने के लिए आता है तो उसको बंदी बना लेता है। लेकिन हमारे राजपूत इसे स्वीकार नहीं करेंगे, उसकी आवश्यकता ही क्या है? पर मैं रानी सा को नहीं भेज सकता। आप जाना चाहते हैं तो अकेले जाइए, आपको वहाँ भेजने में आपत्ति क्या है? हम्बीर ने तनिक विहंस कर कहा, अभी तुमने कहा था कि धर्म और राजनीति का सहोदर नहीं हो सकता। यानी कि मैं रानी सा को वहाँ भेज दूँ और कुछ अनर्थ हो गया तो मैं फिर अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊँगा, और जो नीति धर्महीन होती है उसका कोई विश्वास नहीं कर सकता। मैं तुमको इतना ही अधिकार दे सकता हूँ कि तुम चित्तौड़ जा सकते हो, जैसा आपका हुक्म। किंतु हम्मीर की भ्रकुटियाँ तन गईं। क्या है राणा जी, कोई संदेह है? तुम कभी कभी ऐसी बातें कह देते हो जिससे मनुष्य को अपने आप पर विश्वास नहीं होता। तुम भी कूटनीतिज्ञ हो, कहीं तुम हमारे रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए तो चित्तौड़ नहीं जा रहे हो। तुम्हें रुष्ट नहीं होना चाहिए। अपनी शंका को तुम्हारे समक्ष स्पष्ट रूप में रख रहा हूँ। उसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं तुम्हारा विश्वास खो बैठा हूँ, मैं तो केवल अपनी शंका को रख रहा हूँ। कामदार के मन में जरा भी कलुष नहीं था, किंतु इस अप्रत्याशित आरोप ने कामदार का मुख पीला पड़ गया। वह हकलाता हुआ बोला, राणा जी, मैं जिस दिन से आपको दहेज में आपको दिया गया था उसी दिन से मैंने अपने आप को आपका दास स्वीकार कर लिया था। मैं उसी का ही ताबेदार और वफादार हूँ जिसकी चाकरी खाता हूँ। क्या आप मुझे किसी और को सौंप देंगे तो मैं उसका वफादार, कल मुझे आप यदि किसी और को सौंप देंगे तो मैं उसका वफादार हो जाऊंगा। सच्चा सेवक या दास वही होता है जो अपने स्वामी को ईश्वर के समान मानता है। दास के लिए कल से स्वामी का कोई महत्व नहीं होता। अगर आपका मुझ पर शंका है तो लाइए अपनी हथेली में आग रखकर आपको विश्वास दिलाऊंगा। हथेली जलती रहेगी और मैं तब तक उस अंगारे को अपनी हथेली से नहीं गिराऊंगा जब तक आप नहीं कहेंगे। तो मुझे तुम पर विश्वास है राणा जी, आपने अपने हृदय में यह शंका उत्पन्न करके अच्छा नहीं किया। मोजीराम चित्तौड़ को मुक्त कराने के लिए आया है। तो ये बात है वो मोजीराम कहता है। मोजीराम की आंखों से अश्रु छलक आए। हम्बीर को अपनी भूल का पछतावा आया। वह अपनी बात को संवारता हुआ बोला, तुम उत्तेजित हो गए हो। मेरे कथन का इतना गंभीर रूप लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें एक अर्थभरी बात कही थी। तुम्हारे पर दुर्भावना से कोई भी आक्षेप लगाने की मेरी मंशा नहीं थी। मोजीराम ने अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे। वह अत्यंत व्यथित स्वर में बोला, क्षमा चाहता हूँ, पर राणा जी आप अपनी चतुराई को सीमाहीन करने लगे हैं। कथन है, ज़्यादा होशियारी में कभी ना कभी किरकिरी खानी पड़ती है। तो ज़्यादा होशियारी आप मत दिखाओ। मैं आपका वफादार सेवक हूँ, ठीक है, और मैं चित्तौड़ को विजय करा के ही रहूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप ज़्यादा सोच करके कहीं मेरी जो स्वामी भक्ति है, वफादारी है, उस पर शंका मत उठाओ। हम्मीर नत दृष्टि करके बोला, हम्मीर तुमसे क्षमा चाहता है। मुझे व्यर्थ में अपराधी क्यों बनाते हैं? मैं आपके चरणों की धूल हूँ, चाकर हूँ। बस भविष्य में मन को पीड़ा देने वाली बात मत कहिएगा, ऐसा अनुरोध करता हूँ। हम्मीर ने बात को बदलना ठीक समझा। वह चौंक कर बोला, तुम चित्तौड़ कब जा रहे हो? आज ही। यह सारा धन ले जाओगे? हाँ। तुम कहो तो मैं अपना एक क्षमा पत्र लिख दूँ। अवश्य, यह बात और ठीक रहेगी। तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी पत्र लिख कर देता हूँ।
मौजीराम चलने लगा। हमीर ने उसे रोकते हुए कहा, एक बात और है कामदार। क्या राणा जी? चित्तौड़ के द्वारपाल से मित्रता कर लेना, उसे समझा देना कि हम जब कभी आएँ तब तुम हमें द्वार खोल देना। तो ये बात है वो कहता है। जो हुक्म मौजीराम के जाने के बाद ही चारण अमरदान के आगमन की सूचना मिली। ठीक है, तो यहाँ पर जो चारण है दोस्तों, जो अमरदान चारण था, ठीक है, जो इसका सबसे ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ और इसका स्वामी भक्त जो चारण था वो अमरदान था राणा का। अमरदान कई दिनों के बाद आया था। हमीर उसे देखकर उल्लास से भर उठा, ससम्मान आसन दिया चारण को। अमरदान ने उसकी प्रशंसा में एक कवित्त पढ़ा कि बहुत दिनों के दर्शन। कवित्त यानी दोस्तों, कवित्त एक छंद होता है जिसको कि घनाक्षरी भी कहते हैं। ठीक है, जब हम काव्यशास्त्र पढ़ेंगे, जब छंद पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए चारण जी। अब बूढ़ा हो चला हूँ, यानी कि अब अमरदान चारण है दोस्तों। यदि आपसे पूछा जाए कि राणा हमीर का सबसे जो स्वामी भक्त चारण था, सबसे प्रसिद्ध चारण था, ठीक है, तो वो था अमरदान चारण। और जीके के बेस पर भी आपको ये याद रखना है। आना जाना होता ही नहीं, घुटनों में बड़ी पीर रहती है। राजवैद्य को क्यों नहीं दिखलाते? आज मैं उन्हें आपके घर भेज दूंगा, आपके बिना हमारे में पौरुष कौन जगाएगा। तो दोस्तों, एक चारण जाति है जिसका इतिहास दोस्तों इस प्रकार के वक्तव्यों से भरा पड़ा है कि जब भी वीर निराशा में आते थे, युद्ध करने से कतराते थे, तब चारण अपने ओजस्वी वचनों के माध्यम से, अपनी ओज भरी कविताओं के माध्यम से वीरों में दोस्तों ऐसी हुंकार जगाते थे कि वो युद्ध में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो उठते थे। तो इस प्रकार का जो काम है चारण जाति ने करता है। और चारण जैसे चंद्रबरदाई थे, ठीक है, तो ये वीर ऐसी ऐसी कविताएं सुनाते थे जिनको सुनकर के सैनिकों में, सेनाओं में उनका उनका जो खून है उबाल मारता था और वो युद्ध में लड़ने मरने के लिए, ठीक है, कटिबद्ध हो जाते थे। अमरदान ने क्षण भर हमीर के मुख को देखा और फिर बोला, चारण केवल कविता नहीं करता, वह कविता के साथ में खड़ग भी चलाता है। तो दोस्तों, चारण है वो केवल कविताएं नहीं करता, केवल कविता करना उसका काम नहीं है, बल्कि अपनी कविताओं के माध्यम से सैनिकों में इतना जोश भर देता है। तो ऐसा लग रहा है कि चारण ही स्वयं कविता के माध्यम से खड़ग चला रहा है और मुझ में खड़ग चलाने की शक्ति नहीं है। फिर मुझे अब युद्ध से घृणा होने लगी है। व्यर्थ की हिंसा की उपादेयता कुछ भी नहीं। मैं पूजनीय काकासा की बात को मानता हूँ, अहिंसा का युद्ध। तो यानी कि दोस्तों, जब अजय सिंह ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, रक्तहीन क्रांति शुरू की थी, अहिंसा का युद्ध शुरू किया था, तब उन्होंने अमरदान को आज्ञा दी थी कि तुम इसे ही जन जन में फैलाओगे। असहयोग की युद्ध की उसने अमरदान ने सर्व जनों में प्रसार किया था। तो उसी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और यहाँ पर ये अहिंसा के युद्ध को मानने लगा है और इसे युद्ध से घृणा हो गई है। मैं उनसे भी आगे सोचता हूँ कि हिंसा का प्रतिशोध भी हिंसा से नहीं लिया जाए। कोई दुष्ट और आदताई किसी भद्र पुरुष पर आक्रमण करे तो उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहता है, अमरदान कहता है कि दोस्तों, यदि कोई भद्र पुरुष पर आक्रमण करे तो उसका अपराध है वो क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। वह उस विनम्रता से पूछे कि आखिर वह उसका आक्रमण क्यों किया है। मैं समझता हूँ कि आपके भय और आपकी अति हिंसक, ठीक है, आपका यह विचार अभी सफल नहीं हो सकता। तब तक एक सूत्र में संगठित नहीं हो सकता, तब तक यह मंत्र व्यर्थ है। यानी कि जो अहिंसा का जो सहयोग है वो तब ही सिद्ध हो सकता है जब सारा लोग हैं वो एक से एक गठ संगठित हो जाएं, एकता के सूत्र में बंध जाएं, तभी जो अहिंसा की, असहयोग की जो नीति है वो सफल हो सकती है। तो यहाँ पर जो लेखक है वो अहिंसा के असहयोग की नीति है, उसकी सफलता के भी कुछ प्रावधान वो निश्चित करता है। प्रजा की एकता ही इसका आधार है, क्योंकि जब तक प्रजा के वीर छोटी छोटी टुकड़ियाँ बना करके झगड़ा करते रहेंगे तब तक सामूहिक विरोध संभव नहीं। व्यक्ति को आत्मा की रक्षा भी आवश्यक है। हमीर ने कहा, मैं आपके विचारों का स्वागत करता हूँ चारण जी, यह अहिंसा का युद्ध या उद्घोष इस काल के लिए उपयुक्त है। आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक सज्जन पुरुष जा रहा है, उसके शत्रु ने उस पर आक्रमण कर दिया, समझ लीजिए वह बच गया। उस समय वह क्या करेगा? अपने शत्रु से कहेगा कि मुझ पर एक प्रहार और कर। यह परंपरा वैयक्तिक नपुंसकता को ही जगह देगी।
यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो लेखक है वो गांधीवादी सिद्धांतों में आस्था रखता है। अजय सिंह के माध्यम से उसने गांधीवादी सिद्धांतों की यहाँ पर प्रतिष्ठापना की है। लेकिन वो ये भी कहता है कि यदि आपका शत्रु, आपका विपक्षी या आपका प्रतिद्वंदी आप पर अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहा है तो हम्मीर के माध्यम से वह दिखाना चाहता है तो फिर आपको इतना ज़्यादा सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फिर आगे आने वाली पीढ़ियों को नपुंसक बना देगी, फिर उनमें विरोध की कोई भी भावना नहीं जन्म लेगी। अमरदान ने गंभीर स्वरों में कहा, तब घाती दूसरा प्रहार कर ही नहीं सकेगा। मनुष्य में करुणा होती है और वह स्वतः जाग जाती है। एक रक्त रंजित मानव तुम्हारे सामने खड़ा है और वह करुणा प्लावित स्वर में ललकार रहा है, मुझे और मारो, मुझे और मारो। क्या तुम उसे मार सकोगे? मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। मानवीय संवेदनाओं से युक्त जीवात्मा ऐसा क्रूर कार्य नहीं कर सकती। यह दुष्कृत्य क्रूर वृत्ति वाले प्राणियों से ही हो सकते हैं। लेकिन आज के समय में दोस्तों इन सिद्धांतों में थोड़ा सा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आज में वो लोग नहीं रहे जो किसी की व्यवस्था को देख करके संवेदनशील हो जाते थे, भावुक हो जाते थे और उसको क्षमादान प्रदान कर देते थे। समय आने पर आपके विचारों पर प्रजा अवश्य गौर करेगी। इतना कहकर हम्मीर ने चारण से निवेदन किया, आप आ गए हैं तो एक पत्र लिख दीजिए। चारण ने पत्र लिखा। मौजीराम पत्र लेकर चित्तौड़ के लिए रवाना हो गया और वह अकेला ही गया था। तो इस प्रकार दोस्तों मौजीराम वो चित्तौड़ की तरफ चला जाता है। सूर्य आकाश के मध्य में आया था। प्रखर किरणों में हम्मीर भोजन करके घूम रहा था। तभी अनंग सिंह अश्व पर आरूढ़ होकर पवन वेग से आया। उसने अश्व को झील के कगार पर छोड़कर वह सीधा खास महल की ओर गया। हम्मीर ने उसे मंत्रणा कक्ष में बैठने को कहा। थोड़ी देर में अनंग सिंह उकता गया। उसने क्रोध में अपनी मूँछों पर 2-3 बार ताव दिया। उसने ज्यों ही हम्मीर को देखा त्यों ही वह प्रणाम करके बोला, मेवाड़ के योद्धाओं के साथ यह खेल उचित नहीं। हम चौहानों के समक्ष कभी झुकने को तैयार नहीं है। आपने वह संपत्ति और पत्र भेजकर समस्त मेवाड़ियों का अपमान किया है। भाई वो संपत्ति अनंग सिंह ने लूटी थी और जब अनंग सिंह को पता चला कि मेवाड़ ने वो संपत्ति है मौजीराम के माध्यम से दोबारा से चित्तौड़ पहुंचा दी है तो वो उसको फिर गुस्सा है वो आ गया। हम्मीर ने कनखी से अनंग सिंह को देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, तुम प्रचंड हो, क्षण क्षण में उग्र हो जाते हो, बात पर बिना विचार किए कुछ ना कुछ कह डालते हो। अनंग सिंह ने तुरंत कहा, मैंने उस पत्र को अपनी आंखों से देखा है। अवश्य देखा होगा, किंतु मेरे हाथ का लिखा हुआ नहीं है, वह चारण जी के हाथ का लिखा हुआ है। हस्ताक्षर भी चारण जी के ही हैं। ओहो मेरे वीर सेनापति, यह नीति युद्ध है। तुम्हें इससे पीड़ा होगी, पर इस बार फिर रक्तहीन युद्ध करने की मनसा है। यूं ही ऐसे युद्ध को इससे मेरा यह कार्य ही अच्छा कहकर अनंग वापस क्षमा मांग करके चला गया। हम्मीर बेहस पड़ा और शनई शनई निद्रा देवी की गोद में सो गया। तो दोस्तों इस प्रकार है वो अनंग सिंह है धन को लूटता है, ठीक है, जो चित्तौड़ के लिए जा रहा था। तो फिर वह राणा हम्मीर है कूटनीतिक चाल चलता है। मौजीराम उस धन को लेकर के चित्तौड़ चला जाता है, ठीक है। अब वहाँ पर वो उनसे संबंध बनाएगा जिससे कि उनको विश्वास हो जाएगा कि भाई ये हमारे अब सगे संबंधी बन चुके हैं, इनसे कोई भी अप्रत्याशित आक्रमण की आशंका नहीं है। और इसके बाद में फिर मौजीराम है वो दोबारा से जाएगा और फिर आक्रमण होगा चित्तौड़ पे, उसको विजय कर लिया जाएगा। ये कहानी और दोस्तों इसकी रह गई है। अगली 2 क्लासों के माध्यम से दोस्तों आपका ये उपन्यास है वो पूर्ण हो जाएगा। आपको यदि ये कक्षाएं दोस्तों पसंद आ रही हों तो कृपया हिंदी हब को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलता हूँ अगली कक्षा में इससे आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।